हेलो स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन देखा था, उसका क्लासिफिकेशन जाना, उसके कॉजिंग फैक्टर्स हम लोगों ने देखे थे और उसके कार्डिनल साइंस के बारे में। चलिए अब आते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। सो एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है वो वेरी करता है फ्रॉम मिनट टू डे, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आप जानते हैं कि वो बहुत समय से मंथ और ईयर में चले जाते हैं। सो रैपिड होस्ट रिस्पॉन्स है। इसमें क्या होता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनका कैलिबर में चेंज आता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लड वेसल्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन और जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो अपना सर्कुलेशन को छोड़ के वो बाहर आते हैं और टिश्यूज़ के बीच में आते हैं। तो जैसा कि आप पहला वाला फिगर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं और यहाँ पे ये इन्फ्लेम्ड ब्लड वेसल्स है। ये हम लोगों का सेकंड फिगर में इन्फ्लेम्ड ब्लड वेसल्स है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है पतले हो चुके हैं और यहाँ पे मोटे ब्लड वेसल्स। और यहाँ पर देखिए जो सेल्स हैं बहुत ही कम दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पर सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमारे जो प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, वो भी बाहर आ जाते हैं और साथ साथ में WBC का एमिग्रेशन भी होता है। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि मिनट टू डे में ये वेरी करता है और यहाँ पे ब्लड वेसल्स में चेंज आते हैं और साथ साथ में प्लाज्मा प्रोटीन और ल्यूकोसाइट्स जो है अपने सर्कुलेशन को छोड़ के वो टिश्यूज़ की तरफ आते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हम लोगों को दो चीज़ पढ़ना है, एक वास्कुलर इवेंट और दूसरा है सेलुलर इवेंट्स। क्वेश्चन आपका वास्कुलर इवेंट भी आ सकता है और सेलुलर इवेंट खुद में आ सकता है। सो वास्कुलर इवेंट मींस ब्लड वेसल से रिलेटेड है, तो ऑफ कोर्स हीमोडायनेमिक चेंजेस होंगे, जिसमें सबसे पहला जो चेंज होगा वो है ट्रांजिएंट वेसोकंस्ट्रिक्शन। ऑफ कोर्स कहीं पे भी चोट लगेगी तो सबसे पहले ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। आप जानते हैं कि वहाँ पर से एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन रिलीज होने की वजह से ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते चले जाते हैं। अब वो कॉन्स्ट्रिक्शन जैसे ही हुआ फिर वहाँ पर कुछ देर के लिए वेजोडाइलेशन होता है, और वेजोडाइलेशन होने की वजह से वहाँ पे लोकल हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, बढ़ना, और फिर उसके बाद जो ब्लड है वो उस जगह पे रुक जाएगा। तो इस तरीके से चेंजेस आते हैं, हीमोडायनेमिक चेंजेस। और फिर उसके बाद वास्कुलर जो ब्लड वेसल्स के जो सेल्स हैं उनमें भी कुछ चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। वो बहुत सारे वजह से ब्लड वेसल्स के जो सेल्स हैं वो अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हैं, उसके बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये है वास्कुलर इवेंट। तो वास्कुलर इवेंट में ब्लड वेसल्स में चेंजेस, ब्लड वेसल्स के वॉल में चेंजेस और उसके अंदर में जो फ्लो हो रहा है उसमें चेंजेस। नेक्स्ट जो चेंजेस आएंगे वो है सेलुलर इवेंट्स में हम लोग देखेंगे, जिसमें ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो अब बाहर की तरफ आएंगे, क्योंकि आपके जो ब्लड वेसल्स की जो परमेबिलिटी है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से ल्यूकोसाइट्स को बाहर आएंगे। तो बाहर आने से भी पहले कुछ स्टेजेस हैं जिससे होके इसको गुजरना होगा। सो चेंज इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, ये हम लोग बाद में देखेंगे, रोलिंग, एडेशन, एमिग्रेशन और कीमोटैक्सिस। अब वो जब बाहर आ जाएंगे तो फिर वो एंटीजन या जो भी फॉरेन इन्वेडर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, अटैच करेंगे, उसको खाएंगे, किल करेंगे और उसको पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। सो ट्रिपल रिस्पॉन्स, ये सब थॉमस लेविस ने सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किया था अपने ही साथ। स्टूडेंट्स जो हैं क्लासरूम में बैठे थे और उन्होंने अपने हाथों के ऊपर किसी चीज़ से स्ट्रोक किया और उन्होंने ट्रिपल रिस्पॉन्स को एलिसिट किया। सो उसमें उन्होंने बताया तीन चीज़, रेड लाइन, फ्लेयर और वीन। रेड लाइन, जैसे ही आपने स्ट्रोक किया, मारा, तो वहाँ पे एक लंबा सा एक लाइन आ जाएगा जिसको आप बोलेंगे रेड लाइन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्लड वेसल्स वहाँ पर जो होंगे वो उस एरिया में कुछ समय के लिए वेजोडाइलेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे ही वेजोडाइलेशन होगा वहाँ पर फिर फ्लेयर की बारी आएगी। फ्लेयर इसलिए होगा क्योंकि ब्लड वेसल्स पहले तो डायलेट हो चुके हैं, जिसकी वजह से अगल बगल के एरिया जो होंगे वो आपके रेड कलर के दिखने शुरू हो जाएंगे। फिर जो स्टेज आएगा उसको व्हील बोलेंगे,
अब जो ब्लड वेसल्स जो डायलेट हो गए हैं वहाँ से कुछ सेल्स जैसे ल्यूकोसाइट्स और प्लाज्मा प्रोटीन जो बाहर आ रहे हैं, इसकी वजह से स्वेलिंग होगी, तो इसको आप व्हील बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपल रिस्पॉन्स, 3 रिस्पॉन्स। ब्लड वेसल्स में की जो परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी इसको हम लोग समझ सकते हैं स्टार्लिंग हाइपोथेसिस से। अब ये स्टार्लिंग हाइपोथेसिस क्या है? देखिए, नॉर्मली जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स से बाहर की तरफ अगर फ्लूइड मूव कर रहा है तो आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ फ्लूइड क्यों होगा? पहला तो ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर बढ़ चुका है, तभी वो फ्लूइड बाहर की तरफ आएगा। दूसरा वजह ये हो सकता है जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो उस फ्लूइड को बाहर की तरफ खींच रहा है, तो इसकी वजह से फ्लूइड बाहर आ सकता है। ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड कैसे अंदर ही अंदर सर्कुलेशन में रहता है, तो ये आप जानते हैं सबसे बड़ा वजह वो है ऑन्कोटिक प्रेशर जो कि प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन करता है, एल्बुमिन, और दूसरा टिश्यू का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो ये इनवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ब्लड के अंदर फ्लूइड सर्कुलेशन में रहेगा। इस फिगर को समझना है तो आप देख रहे हैं कि नॉर्मल ब्लड वेसल है जिसमें जो कोलॉइडल प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर, एल्बुमिन की वजह से फ्लूइड अंदर ही अंदर रहेंगे ब्लड वेसल्स के अंदर, और जबकि इसके अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहेगा वो फ्लूइड को बाहर की तरफ धकेलेगा। अब 2 चीज आपको यहाँ पे समझना है, ट्रांसुडेट और एक्सुडेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है फाइनल एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसुडेट और एक्सुडेट। सो ट्रांसुडेट क्या है? ट्रांसुडेट में देखिए, जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कब बढ़ेगा? जब बीपी बढ़ेगा, बीपी होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो इसकी वजह से फ्लूइड जो है ज्यादा लीक होंगे और एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया में चले जाएंगे, तो इसकी वजह से स्वेलिंग होती है, और जो उस स्वेलिंग में जो फ्लूइड है उसको आप ट्रांसुडेट बोलेंगे। दूसरा वजह क्या हो सकता है? ये कोलॉइडल प्रेशर जो है वो पूरी तरह काम नहीं कर रहा है क्योंकि एल्बुमिन की कमी है। एल्बुमिन क्यों कमी होगी? लीवर का कोई डिजीज होगा, हो सकता है एल्बुमिन जो है वो किडनी प्रॉपरली उसको रिटेन नहीं कर पा रहा है और वो हमारी यूरिन के साथ बाहर आ जा रहा है, तो एल्बुमिन की कमी होने की वजह से डिक्रीज होगा आपका ऑन्कोटिक प्रेशर। इसकी वजह से क्या होगा? फ्लूइड जो होंगे वो बाहर की तरफ लीक होंगे और टिश्यूज में एक्युमुलेट होंगे, तो आप इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसुडेट। एक्सुडेट क्या है? ये इन्फ्लामेटरी साइन है। सो इसमें फ्लूइड बाहर की तरफ आ रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं, साथ साथ में ल्यूकोसाइट्स भी आ रहे हैं, WBC भी आ रहे हैं। तो ट्रांसुडेट और एक्सुडेट के बीच में ये डिफरेंस है, देख सकते हैं आप कि ट्रांसुडेट जो है वो विदाउट चेंज इन एंडोथेलियल परमेबिलिटी है, जबकि एक्सुडेट जो इन्फ्लेमेशन का एक साइन है उसमें ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी में चेंज होगा। ट्रांसुडेट में देखिए प्रोटीन लेवल जो है वो कम रहेगा, जबकि एक्सुडेट में प्रोटीन लेवल ज्यादा रहेगा, 2.5 to 3.5 ग्राम पर डी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसुडेट नॉन इन्फ्लेमेटरी इडीमा है जबकि एक्सुडेट इन्फ्लेमेटरी इडीमा है। पीएच यहाँ पे मोर देन 7.3, लेस देन 7.3। ट्रांसुडेट में बहुत ही कम आपको मेसोथेलियल और सेलुलर डेब्रिस मिलेंगे, जबकि एक्सुडेट में वहाँ पे बहुत सारे WBCs, डेड WBCs, सेल्स, इन्फ्लामेटरी सेल्स मिलेंगे आपको। अब ये परमेबिलिटी इंक्रीज कैसे हो रही है ब्लड वेसल्स में? तो सबसे पहला जो कारण हो सकता है वो एंडोथेलियल सेल्स हो सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? तो वो हिस्टामिन और ब्रेडिकाइनिन और कुछ केमिकल मेडिएटर्स के रिलीज होने की वजह से हो रहा है। दूसरा होता है रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। ये रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स जो सेल्स हैं वो खुद में ही सिकुड़ जा रहे हैं, और ये सिकुड़ने का वजह हो सकता है साइटोकाइंस। ये खास तौर पे मेन्यूल्स के लिए है और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर के रिलीज होने की वजह से होता है। एंडोथेलियल इंजरी भी एक कारण हो सकता है वास्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से एक फिजिकल गैप आ गया आपके सेल्स के बीच में, जिसकी वजह से अब WBC और प्लाज्मा प्रोटीन बाहर की तरफ आ रहे हैं। चौथा कारण हो सकता है ल्यूकोसाइट मेडिएटेड वास्कुलर इंजरी।
ये क्यों हो रहा है? तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से हो रहा है, कुछ टॉक्सिन्स की वजह से हो रहा है, तो जिसकी वजह से एंडोथेलियल इंजरी हो रही है। एक और वजह हो सकता है नियोवास्कुलराइजेशन। ये हम लोगों को ज़्यादातर जब हमारे टिश्यू हील होते हैं तो इस तरह का होता है, क्योंकि जो भी नए कैपिलरीज बन रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर, जिसका नाम है वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, इसकी वजह से जो सेल्स हैं वो लीकी हो जाते हैं। अब आते हैं सेलुलर इवेंट, तो वो हम लोगों ने देखा हीमोडायनेमिक चेंजेस। अब आते हैं सेलुलर इवेंट। तो सेलुलर इवेंट्स में क्या है? चेंज इन द फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड। सबसे पहला फॉर्म्ड एलिमेंट आप जानते हैं कि ये जैसे ये ब्लड वेसल्स दिखा रहे हैं और इसको अलग अलग भाग में हम लोग देख सकते हैं। तो नॉर्मली देखिए ब्लड वेसल्स में एंडोथेलियल सेल्स हैं और जो हमारे जो सेल्स यहाँ पर WBC, RBC, प्लेटलेट या जो भी सेल्स हैं वो सेंटर में रहते हैं और उसके पेरिफेरी में आपको प्लाज्मा प्रोटीन मिलता है, राइट? प्लाज्मा मिलते हैं। लेकिन जब इन्फ्लेमेशन शुरू होता है तो सबसे पहले यहाँ पे चेंजेस होते हैं, इसी को आप बोलते हो चेंज इन फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड। जो सेल्स एकदम सेंटर में रहेंगे वो अब बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे और जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो अब सेंटर में आना शुरू हो जाएगा। सो ड्यू टू स्लोइंग and stasis, the central stream of cell widens and peripheral plasma zone becomes narrower. वो पतला होता चला जाएगा because loss of plasma by exudation. प्लाज्मा का लॉस हो रहा है exudation, और इसी phenomenon को आप margination बोलते हैं। अब ये जो redistribution हुआ, जहाँ पे पहले WBC था वहाँ पे प्लाज्मा आ गया और जहाँ पे प्लाज्मा था वहाँ पे WBCs और RBCs चले गए, तो न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो ब्लड वेसल्स के एकदम दीवार की तरफ आ गए। तो इसको आप बोलते हैं पेवमेंटिंग। तो पेवमेंटिंग आप समझ रहे हैं कि वो फर्श बनाना है ना, तो फर्श की तरफ, तो पेवमेंटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं रोलिंग एंड एडेशन। रोलिंग और एडेशन, जो सेल्स हैं जैसे WBC है वो आपके एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर रोल करना शुरू करेंगे और साथ साथ में बाद में जाके वो अडहेर करेंगे। अडहेर मींस चिपक जाना, और चिपकने के बाद फिर वो बाहर की तरफ आते हैं। तो ये रोलिंग है। रोलिंग बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा ये मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन, इंटीग्रीन, ये सब बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, E सेलेक्टिव, P सेलेक्टिव, ये सब प्रोटीन्स है, रिसेप्टर्स प्रोटीन। इसकी वजह से वो रोल करता है। कौन रोल? WBC रोल करता है एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर, और फिर उसके बाद एडेशन फेज आता है। अब जैसे ही एडहेर हुआ फिर उसके बाद वो एमिग्रेशन के लिए शुरू हो जाएंगे। एमिग्रेशन मींस बाहर की तरफ आना। आप RBC का एमिग्रेशन को जानते हैं कि जिसको आप डायपेडेसिस बोलते हैं। तो एमिग्रेशन WBC जो है वो बाहर की तरफ आएंगे। जैसे ही वो बाहर की तरफ आएंगे उनको कोई अट्रैक्ट करने वाला होगा जिसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस। ये एक तरह का फेनोमेनन है। अब एक्सोजीनस कीमोटैक्सिन्स हो सकते हैं, दूसरा एंडोजीनस हो सकते हैं। एक्सोजीनस जो बाहर से हैं जैसे बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हो गए, एंडोजीनस साइटोकाइंस, कुछ ल्यूकोट्रिन्स, कुछ कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स या कुछ सॉल्युबल बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हैं। तो कीमोटैक्सिस की वजह से जो आपका WBC बाहर आया है वो एंटीजन की तरफ या जो भी फॉरेन इन्वेडर्स है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो अट्रैक्शन, उसी को आप क्या बोलते हैं? कीमोटैक्सिस। जैसे ही कीमोटैक्सिस हुआ, अब वो हमारा जो WBC है वो एंटीजन को खाने के लिए या कोई भी फॉरेन इन्वेडर्स है, बैक्टीरिया, फंगाई, उसको खाने के लिए वो अब अपने आप को तैयार करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेगा, उसके साथ अटैच होगा, फिर उसके बाद उसको एंगल्फ करेगा, किल करेगा और अल्टीमेटली उसको दफना देगा। डिग्रेडेशन। जैसे अब ये जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके ऊपर IgG ऑक्सोनिन है और ये FC रिसेप्टर जो कि आपके मैक्रोफेजेस के ऊपर है, और इस तरफ देखिएगा C3b ऑप्सोनिन कोई एंटीजन के ऊपर है, और यहाँ पे एक रिसेप्टर है जो कि मैक्रोफेज के ऊपर है। तो वो इस तरह से वो स्पेसिफिकली
उसके ऊपर अटैच होंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे और अल्टीमेटली उसको दबोच के खा जाएंगे। खा के उसको ऑफकोर्स डिग्रेड कर देते हैं। इस तरीके से फेगोलाइसोसोम्स बनते हैं, क्योंकि फेगोसाइट्स होते हैं ना, फेगोलाइसोसोम्स का फॉर्मेशन, और डिग्रेड करते हैं बाय ऑफकोर्स ऑक्सीजन डिपेंडेंट